हेलो बच्चों जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक अपना खत्म कर लिया था। हमारा लास्ट टॉपिक था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये टॉपिक था ना हमारा लास्ट वाला, तो हमने इसको फिनिश कर लिया था। जैसा कि अब नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ग्रेविटेशन फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड जैसी चीज़ें अब हमें समझनी है। क्या है, देखिए अब अर्थ के ऊपर जैसे हम लोग चल रहे हैं या हम लोग हैं, जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उन सभी के ऊपर ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स तो लग ही रहा है, समझे ना। तो हमें उसी के बारे में, मतलब इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना ही है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में ही पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम काफ़ी कुछ फिनिश करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। खैर इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है आपको मैं बता दूं, थोड़ा याद दिला दूं। याद करो मैग्नेटिक फील्ड, याद करो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ करता था? मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ करता, कोई बताएगा? बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? हाँ, एक सरफेस के अराउंड एक ऐसा क्राइटेरिया, जैसे ये मैग्नेट है, अब यहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेट रखा है, कुछ रखा हुआ है, तो जैसे ही ये मैग्नेट उसके करीब जाता था तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता था दूसरा वाला मैग्नेट, है ना। तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता है कि एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो क्राइटेरिया जिस क्राइटेरिया में मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव डाल सके, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सेम उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि देखिए जैसे ये अर्थ सरफेस या कोई भी प्लैनेट, मान लो ये अर्थ सरफेस ही मान लो, अब ये अर्थ सरफेस हो गया, इसका रेडियस आर ई हो गया, इसके चारों तरफ का क्राइटेरिया, इसके चारों तरफ का क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया के अंदर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट पड़े, बोलो हाँ या ना, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट पड़े, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड, ये जैसे अर्थ ना, स्पेस अराउंड एन अर्थ या स्पेस अराउंड अर्थ इन विच इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस। जहां तक एक्सपीरियंस किया जाएगा, आप अर्थ के सरफेस से ऊपर 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 जाते रहें, तो जहां तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, जिससे आप अर्थ सरफेस पे वापस आ जाएं, वो सब कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। समझे बात को? तो देखिए मैंने जैसे लिख रखा है, द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी विद इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस। आपको ये बात तो पता होनी चाहिए, इस बात को नोट कर लेना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव कभी नहीं होता। इस बात को तो ध्यान रखना आप अच्छे से, समझे ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि एक बॉडी के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर इस बॉडी का प्रभाव, इस बॉडी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सके, उसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, सर जी इनमें फर्क क्या? कुछ नहीं, चाचा ताऊ के भाई बहन है, ये कजन से सारे के सारे आपस में। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? देखिए इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक मान लेते हैं ये अर्थ है या कोई बहुत बड़ी हैवी बॉडी है, ठीक है ना, और ये छोटी सी कोई एक यूनिट मास बॉडी है। तो इंटेंसिटी जो वर्ड, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी समथिंग आर हो गई, समथिंग आर हो गई, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ये होता है फोर्स पर यूनिट मास। बेटा ये इंटेंसिटी वाला जो टॉपिक है वो यहीं पर नहीं आएगा, वो 12th क्लास के अंदर भी आएगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रख लें। वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी से आप रिलेशन करेंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है कि कहेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज करके कहेंगे वहां पर आप, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट मास। समझे? तो जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी के अराउंड एक यूनिट मास है। बेटा यूनिट वर्ड का आप मतलब समझते हो 1, है ना, यूनिट दैट इज 1। तो इस बॉडी का फोर्स, इस बड़ी बॉडी का फोर्स इस छोटी बॉडी पे क्या लगेगा? दैट इज फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। बोलो हाँ या ना। तो पहले फोर्स कितना इन दोनों के बीच में, तो अगर मैं फोर्स निकालू तो फोर्स जाएगा G मास m1 m2 अपॉन में यहाँ से आते की दूरी r स्क्वायर। तो इंटेंसिटी अगर निकालू, मतलब पर यूनिट मास पे फोर्स, नेट फोर्स निकालू, तो इंटेंसिटी बेटा E से डिनोट करते हैं इसको, इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा G m अपॉन में r स्क्वायर इंटू में m। इस m से ये m चला गया, क्योंकि यूनिट मास इसी के ऊपर तो मैं निकाल रहा हूँ। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? तो अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ गया? ये आ गया आपका Gm अपॉन में r स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड,
ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जैसे इसका फोर्स इस तरफ लग रहा होगा ना, तो इंटेंसिटी भी इसकी इसी तरफ, बोलो हाँ या ना। इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा होगा तो इंटेंसिटी भी इसी तरफ होगी, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, समझे ना। एक और चीज, अगर मान लेते हैं इफ r इज इक्वल्स टू जीरो, इफ इज r इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो मतलब कि इसको सॉरी इन्फिनिटी मान लेता हूं, इन्फिनिटी। इफ r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है कि जो मैं उस यूनिट मास, जो यूनिट मास पे मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं कि उस यूनिट मास पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो उस यूनिट मास को मैं इन्फिनिटी पे लेके चला जाऊं, एकदम अनंत पे कहीं लेके चला जाऊं, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। तो अगर ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब सर जी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ निकाला जा सकता है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तब तक निकाल सकते हैं जब तक वो यूनिट मास जो है वो उस प्लैनेट या उस हैवी बॉडी या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। समझ रहे बात को, तभी तो निकाल सकते हो। अगर वो दूरी इन्फिनिटी हो गई, अगर वो आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत दूर चले गए, तो फिर अर्थ की कोई इंटेंसिटी उस पर नहीं निकल सकती। अर्थ तो खींच ही नहीं सकता, नॉर्मल सी बात है। ये इन्फिनिटी हुआ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है बात, आई बात समझ में, ठीक है। नोट कर ले बेटा, आप भी नोट कर ले। चलिए बच्चों जैसे अभी हमने लास्ट टॉपिक करा ग्रेविटेशनल मतलब इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा कि फोर्स पर यूनिट मास, एक यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है उस पर्टिकुलर प्लैनेट या उस अर्थ की वजह से, तो उसे कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। समझे ना। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सब ध्यान रखना, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये होता क्या है, आपको मैं समझाऊं। मान लो ये अर्थ ही लेकर चलते हैं, सभी प्लैनेट्स के लिए वैलिड है लेकिन मैं अर्थ ही लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। मान लेते हैं ये अर्थ है, ये हो गई अर्थ, यहां पर ऐसे करके अर्थ है। अब यहां पर अर्थ है तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं तक तो होगा, यहां से मान लेते हैं रेडियस हो जाएगी अर्थ की ऐसे करके, तो यहां से कहीं तो ग्रेविटेशन, कहीं तक तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके कहीं तक, अर्थ के ऊपर चलते चले जाओ। सोचो, दिमाग लगाओ। अब क्या है कि मान लो कोई पॉइंट यहां पर ऐसे करके, कोई पॉइंट मान लो यहां पर मान लेते हैं P पॉइंट, और ऐसे करके और आगे यहां पर मान लेते हैं ऐसे इन्फिनिटी, अनंत मान लेते हैं ऐसे करके, समझे। अब यहां पर कोई मास रखा है, ध्यान रखना, यहां पर कोई मास रखा है m, वो यूनिट मास हो ये जरूरी नहीं है, समझना बड़े ध्यान से। उस मास को लेकर किसी गिवन पॉइंट पर आते समय जितना वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैसे? अब जैसे यहां से ला रहा हूं, अब ये इन्फिनिटी से ला रहा हूं, इन्फिनिटी से मान लो मेरे को लाना है, मान लेते हैं ऐसे कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, P पे लेकर आना है, पूरा मेरे को यहां से यहां तक P पे लेकर आना, जो सेंटर से लेकर दूरी R है। तो मेरे को ये मास यहां पर लेकर आना है ऐसे करके, तो यहां पर अगर मेरे को ये मास लेकर आना है तो बगैर वर्क डन के तो ला नहीं पाऊंगा, मुझे इसको ऐसे ऐसे धक्का देना पड़ेगा कि आजा 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 अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आने के लिए। तो समझिए अब इस चीज को, अब समझिए पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल, आप पोटेंशियल का नाम सुनते ही अपने दिमाग में ये आना चाहिए, पोटेंशियल जो होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्या? फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो मैं लिख रखा है यहां पर, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। उसकी एनर्जी उसके पोजीशन की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं ये छत मान लेते हैं ऐसे करके ये छत मान लेते हैं, ये है ऐसे करके, यहां पर ये फ्लोर है, ये हाइट h है। अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ था, मान लेते हैं m मास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा था, 2 किलो का, 2 kg का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा था। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ, रुक जाइए, उससे पहले इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ, यहाँ से फर्स्ट पे फ्लोर पे ले आने के लिए या सेकंड फ्लोर पे ले आने के लिए ज़्यादा बर्डन किस में करना पड़ेगा? सेकंड वाले पे। यहाँ से सेकंड फ्लोर पे ले आने के लिए ज़्यादा बर्डन करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ से इसको फर्स्ट फ्लोर पे ले आने के लिए कम बर्डन करना पड़ेगा। सर जी ऐसा क्यों? मास तो उसका 2 किलोग्राम है। तो सर जी देखो, ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना उसकी हाइट ये है h डैश है। क्या है उसकी हाइट? h डैश। और सेकंड फ्लोर की हाइट क्या है? h है। क्या है उसकी हाइट? h।
तो बेटा ये जो एनर्जी जो मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है, मैं वर्क डन कर रहा हूं, तो वर्क डन क्या होता है, एनर्जी का ही तो रूप होता है। मैंने वर्क डन किया, मैंने उसको उठा के ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे रख दिया, ले आके मैंने फर्स्ट फ्लोर पे रखा, तो मैंने काम किया, मैंने काम किया। अगर जो मैं जितना मैंने काम किया उतनी ही इसकी एनर्जी यहां पर बनके स्टोर हो गई, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं मेरे को उतना ही काम करना पड़ेगा जितना इस वाले पोजीशन की एनर्जी होगी, इस वाले की एनर्जी होगी। समझिए ध्यान से इस चीज को। हम जब चढ़ते हैं, छत पे चढ़ रहे हैं, 4-5 मंजिल का किसी घर है, 4-5 फ्लोर का घर है, छत पे चढ़ रहे हैं, पहले फ्लोर चढ़ेंगे तो एक एनर्जी खत्म होती है, हमें समझ में आता है वो। दूसरे चढ़ेंगे थोड़ा थक जाते हैं, तीसरे चढ़ेंगे थोड़ा और थक जाते हैं, चौथे चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाती है। होता कि नहीं होता ऐसे? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर से एक पोजीशन है, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, सेकंड फ्लोर की ग्राउंड फ्लोर से एक अलग पोजीशन है, देन अलग पोजीशन है, फोर्थ फ्लोर की एक अलग पोजीशन है, और उस पोजीशन की एनर्जी अलग अलग है। इसीलिए जब हम पोजीशन बदलते हैं तो हमको अलग अलग एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है, एक्सपेंस होता है, हमारी अलग अलग एनर्जी का एक्सपेंस होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी? पोजीशन का। जिस प्रकार पोजीशन बदलेगी उस प्रकार उस बॉडी की एनर्जी बदलती चली जाएगी। जैसे कि यहां से रख के मैंने ये ईंट 2 किलोग्राम की ईंट थी, मैंने 2 किलोग्राम की ईंट रख के यहां पर अमृत को खड़ा कर दिया, मैंने अमृत के सर पे ईंट गिरा दी, अमृत लग गई, फिर इसको लाके मैं और ऊपर चला गया दूसरे तीसरे फ्लोर पे, और फिर अमृत के सर पे ईंट गया, तो उसका तो फ्लावर बन जाएगा, वो तो फ्लावर बन जाएगा ना, समझे? तो क्योंकि क्यों, ईंट तो 2 किलोग्राम की वैसे ज्यादा होगी, वो फर्स्ट फ्लोर पे भी हो जाएगा काम सेकंड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जस्ट ऐसी। तो क्यों ऐसा? क्योंकि सेकंड पे जब जाऊंगा ना तो उसी ईंट को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सेकंड जो है उसकी पोजीशन अलग है, तो उस पोजीशन की एनर्जी ज्यादा होगी। एक और चीज, इसको ऐसा समझिए, थोड़ा सा ऐसा समझिए, जैसे हम सब रहते हैं, मान लीजिए इस एरिया में रहते हैं, ये एरिया ठीक है, थोड़ा पॉश एरिया है, और अगर आप लोकल एरिया में जाएंगे देन उससे लोकल एरिया में, मतलब होता है ना, मतलब ऐसे लोकल एरिया एकदम जहाँ पर स्लम वगैरह होते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्लम में रहता है तो आई थिंक एक रूम का जो रेंट होगा वो 500 होगा। समझिए, एक रूम का रेंट 500 होगा। स्लम से हो सकता है ज़्यादा हो, भाई मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, 1000 मान लेते, 1000 मान लेते हैं। अगर थोड़े से अच्छे एरिया में जाएगा, किसी अच्छी कॉलोनी में जाता है, किसी अच्छी कॉलोनी में जाता है, तो इट में भी पॉसिबल कि उसका रेंट 2000 हो, लेकिन अब यहां पर आकर रहेगा तो यहां पर रेंट कम से कम 7000 8000 रेंट होगा एक रूम का। समझ रहे हो? तो ये क्या चीज है? ये पोजीशन जब बदल रहा है, अपनी जब पोजीशन बदल रहा है तो अमाउंट भी तो बदल रहा है। अमाउंट सेंस टू बी एनर्जी, एनर्जी बदल रही कि नहीं बदल रही? उसी प्रकार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होता है जब पोजीशन बदलता है ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है तो डिफरेंट पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट के पास डिफरेंट एनर्जीज आती हैं। आई बात समझ में? तो ये तो वही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आप देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वही चीज कि जब अब ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी से यहां पर लाना है पी पॉइंट पे, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है जितना मैं वर्क डन करूंगा उतना ही इस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होगा। यही तो होता है ना? तो या ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि मेरे को उतना वर्क डन करना पड़ेगा जितना इस वाले पॉइंट की एनर्जी होगी, ये भी तो कह सकता हूं मैं इसको। अरे भैया जितना इस वाले पॉइंट की एनर्जी उतना तो मेरे को काम करना पड़ेगा, है ना भाई? समझे ना? तो ये तो मैंने यही कैलकुलेट करना है, यही चीजें मैंने निकाल ली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए मैंने क्या लिख रखा है, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body from infinity to a given point in a gravitational field, infinity से अनंत से किसी गिवन पॉइंट पर जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो पॉइंट आता हो, वहां पर लाने में मेरे को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उतना ही एनर्जी उस पर्टिकुलर पॉइंट का होगा। समझे ना? वही बताया ना कि लोकल में रहे तो 1000 देना पड़ेगा तो उसकी एनर्जी डाउन है। अब किसी पॉश एरिया यहां पर रहना तो 10,000 12,000 रेंट इतना हो सकता है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है इस तरीके से, है ना? तो यहां पर जब रहेगा कोई यहां पर तो उसके हिसाब से एनर्जी ज्यादा पे करनी पड़ेगी, अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो इन्फिनिटी से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी तक आने के लिए जो वर्क डन लगेगा उतनी ही इस वाले पॉइंट की एनर्जी होगी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? आया समझ में? स्टूडेंट बुक समझ में आई? तो अब मैं क्या करता हूं, एक मास जो m मास है पहले मैं कंसीडर करता हूं, मैं इसको a से लेकर b तक, यहां मैं पॉइंट a मान लेता हूं, बेटा ध्यान देना, यहां मैं पॉइंट b मान लेता हूं, इसकी डिस्टेंस में dx मान लेता हूं, है ना? तो मैं क्या मानता हूं कि इस मास को a से b पर लेकर आया जा रहा है जो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो लेट m मास ब्रिंग
ए टू बी, ए से बी की तरफ आ रहा है जिसकी डिस्टेंस क्या है, डी एक्स है, बोलो डी एक्स है। अगर डिस्टेंस डी एक्स है, डी एक्स स्मॉल डिस्टेंस, तो वर्क डन स्मॉल लगेगा, बोलो हाँ या ना भाई, है ना। देयरफॉर स्मॉल वर्क डन, देयरफॉर स्मॉल वर्क डन। अब जो वर्क डन ये क्या होगा, स्मॉल होगा, तो वर्क डन जो होगा वो स्मॉल होगा, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स। क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स हो जाएगा। अरे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है वर्क डन, तो नहीं, एफ डी कॉस थीटा होता है। तो देखिए ध्यान से, अब कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। अब जब यहाँ पर आया तो ये जो होगा, ये दूरी क्या है, कुछ x तो होगी ना, मुझे नहीं पता, कुछ तो x होगी ना। यहाँ से लेकर यहाँ पर आया हूँ मैं, तो इसकी दूरी कुछ तो x होगी, समझे ना। तो मैंने क्या करा, पहले छोटा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कराया, हाँ, जो छोटा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कराया तो इसका एक फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर। वो फोर्स क्या होगा वहाँ पर ए पॉइंट पे, F इज इक्वल्स टू जी एम, इसका m मान लेते उसका जी एम, दूसरा m में अपॉन में एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, आया समझ में। अरे भैया यहाँ पर तो कुछ तो फोर्स होगी ना, डिस्टेंस x मान लेता हूँ, कुछ तो फोर्स होगी। तो यहाँ से यहाँ तक छोटा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कराया, dx डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कराया मैंने, तो dx डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कराया तो छोटा वर्क डन लगा, दैट इज एफ डी एक्स। क्या लगा, एफ डी एक्स। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब ये वर्क डन लगा। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को वहाँ से कहाँ से लेकर आना है, मेरे को यहाँ से पूरा इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक का देखना है ना। तो पहले मैं छोटा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा लिया, कोई उसी के अंदर ए से बी तक छोटा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा लिया, तो मैंने देख लिया वर्क डन इतना लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कराता हूँ, बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए क्या करेंगे फिर अपन, इंटीग्रेट, है ना। तो फोर टोटल वर्क डन, तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बेटा, लिमिट्स के बगैर इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेगी, अपन लाना कहाँ से चाहते हैं, अपन चाहते हैं इन्फिनिटी से। कहाँ पर लाना चाहते हैं अपन पी पे लाना चाहते हैं, जो कि इससे आर दूरी पर है। बोलो हाँ या ना। तो दूरी देखो, इन्फिनिटी से लेकर आर पर, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी आर। बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में बेटा, समझ में आ रहा है सबको। तो ये हो गया वर्क डन। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को टोटल वर्क डन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। अब नोट कर लिया इसको, अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा तो बन जाएगा डब्ल्यू बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, बेटा इंटीग्रेशन के रूल सबको पता होने चाहिए। अब ये वैल्यू पूरी आ जाएगी इसके अंदर, ये वैल्यू आ जाएगी। ये सर जी ये कैसे आया, ध्यान रखना ये कैसे आया, क्योंकि जब मैं बॉडी को ला रहा हूं तो कोई ए पॉइंट यहाँ से एक्स दूरी पर होगा, तो कुछ तो फोर्स लगा ही रहा होगा ना। अपने को एक्स का अंदाजा ही नहीं क्या है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अब आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन सबको याद होंगे ही कि कांस्टेंट चीज़ें बाहर आती हैं, जी एम, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जंप करे, दैट इज एक्स की पावर -2 इंटू में डी एक्स इन्फिनिटी से लेकर आर। अब क्या होगा बच्चों, जो ऊपर होता है उसमें एक जुड़ेगा और जितना ऊपर होता है उतना नीचे आएगा, यही नियम चलता है। तो जी एम ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर -1 और नीचे आएगा -1, इन्फिनिटी से लेकर आर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो -1 बाहर भाग जाएगा, देखो बेटा ध्यान से, -1 बाहर भाग जाएगा पूरे के नीचे, तो वर्क डन हो जाएगा -GMM, और ये आ जाएगा x की पावर -1 है, नीचे आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर r। फिर वही कहूँगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो गया r हो गया, माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया। फिर ये अंदर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा -GMM अपॉन में r। बोलो हाँ या ना। फिर इसके नीचे आएगा तो इन्फिनिटी 0 बना देगा इसको। तो ये हो गई क्या उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा हम इसको U से लिख के दिखाते, सिंबल चेंज कर देते हैं। मतलब जितना वर्डन मैंने करा होगा, जितना वर्डन मैंने यहाँ से यहाँ लाने के लिए करा होगा, उतनी ही तो इस वाले पॉइंट की एनर्जी होगी। या मैं ऐसा कहूँ, जितनी इस वाले पॉइंट की एनर्जी होगी उतना मेरे को काम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो वैसा ही, तो जितनी इस वाले पॉइंट की एनर्जी है इतनी एनर्जी है, ठीक है ना। क्या है, इतनी एनर्जी है, तो मेरे को इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जल्दी नोट करें बेटा फटाफट, बेटा नोट हो गया। तो देखिए बेटा, अब ये यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये अर्थ है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। अर्थ जो है इसके ऊपर क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेगेटिव साइन इज ड्यू टू अर्थ
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। सर जी फिर क्या हुआ, माइनस क्यों कर रहे हैं फिर इसका मतलब? देखो ध्यान रखना, मैं चाहता हूं कि यहां से जो बॉडी पी पे आए, कॉन्सेप्ट वाली बात है, यहां से बॉडी पी पे आए तो यहां वाले पॉइंट की एनर्जी चाहता हूं ना मैं, समझिए, पी वाले पॉइंट की एनर्जी चाहता हूं ना मैं। तो अगर मैं पी वाले पॉइंट की एनर्जी चाहता हूं तो मैं काम करूंगा, मेरे मैं वर्क डन करूं और इसको लेकर आऊं, तब तो पता चलेगा मैंने 10 जूल काम किया, मैंने 50 जूल काम किया, मैंने 1000 जूल काम किया। तो मेरे वर्क का पता चलेगा, जब मेरे वर्क का पता चलेगा तब मैं बता सकता हूं इस वाले पॉइंट की इतनी एनर्जी है। लेकिन एक और चीज समझो, अगर मैं इसको यहां पर लेकर आ जाऊं, यहां थोड़ा करीब लेकर आ जाऊं, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड यहां तक पहुंच गई, मान लो यहां तक है अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड, तो अर्थ तो उसको अपने आप खींचने लग जाएगा, अर्थ तो उसको अपने आप खींचने लग जाएगा। और अगर अर्थ खींचने लग जाएगा तो मेरे वर्क डन का कोई काम ही नहीं है, मुझे वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। समझो मेरी बात को। और अगर मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, अगर मुझे वर्क डन नहीं कर, अर्थ अपने आप खींचने लग जाएगा उसको अपनी तरफ, मुझे वर्क डन अगर नहीं करना पड़ेगा तो इस वाले पॉइंट की एनर्जी पता कैसे चलेगी? समझो ना, अर्थ अपने आप खींच के लेकर आ जाएगा। अगर अर्थ अपने आप ही खींच के लेकर आ जाएगा उसको अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो फिर मेरे को तो काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो काम नहीं करना पड़ेगा तो एनर्जी का पता कैसे चलेगा? तो फिर मैं क्या करूंगा, जब अर्थ आ रही होगी इधर ना, अर्थ इधर आ रही होगी, अर्थ की डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही होगी, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा इधर और उसको इनफाइनाइटली स्लो लेकर आऊंगा, धीरे 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 धीरे, समझिए, इतना धीरे लेकर आऊंगा कि वो इनफाइनाइटली स्लो आ जाएगी। और इस चक्कर में मैं वर्क डन करूंगा, और जब मैं वर्क डन करूंगा मेरा फोर्स लगेगा इधर। मेरा फोर्स देखो, अर्थ तो अपनी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये वाली बॉडी तो अपने आप भागना चाह रही थी, लेकिन मैं कहा नहीं, मेरे को तो इस वाले पॉइंट की एनर्जी बतानी है, और इस वाले पॉइंट की एनर्जी तब पता चलेगी जब मैं वर्क डन करके लेकर आऊंगा भाई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं वर्क डन करूंगा, फोर्स लगाऊंगा पीछे की ओर, इस तरीके से, और धीरे 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 अर्थ आएगा। तो वर्क डन तो फिर भी चल रहा है अर्थ, क्योंकि अब देखो, अब वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है वर्क? एफ डी कॉस थीटा। फोर्स मैं लगा रहा हूं इस तरफ, ध्यान देंगे, फोर्स लगा रहा हूं मैं इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो एफ डी थीटा कितना हो गया इनके बीच में, बताओ कितना होगा थीटा? 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो आया कि नहीं आया? इस वजह से माइनस आ रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से माइनस आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये वाली बात जो मैंने यहां पर लिखी, दैट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट। ओके, आया समझ में? नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूं। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? देखो बेटा, एस्केप वेलोसिटी होता है एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से, बेसिकली अर्थ सरफेस की मैं बात कर लेता हूं, ऑब्जेक्ट फेंका जाए और अर्थ सरफेस पे वो वापस ना आए, ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अर्थ सरफेस के लिए एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं मुस्कान को पकड़ूं, मुस्कान के बाल पकड़ ऐसे घुमाऊं, ऐसे करके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकूं, तो वो वापस अर्थ सरफेस पे कभी नहीं आएगी, समझे ना? वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चली जाएगी। इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अपन चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से क्या चला जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो वो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, अब ये है अर्थ मान लेते हैं, ये अर्थ मान लेते हैं ऐसे करके, ये हो गया अर्थ, ये हो गया रेडियस, हो गया यहाँ पर रेडियस। मैं चाहता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाए, ऐसे करके, यहाँ का इन्फिनिटी है, मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए। कहाँ चला जाए? इन्फिनिटी पर, यहाँ चला जाए, अनंत पर। तो कैसे करूँ मैं, क्या होगा? तो देखो बेटा, इसके लिए फिर वही कहूँगा कि मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, ऐसे करके P और ऐसे करके Q लेता हूँ, ऐसे यहाँ पर P ले लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ Q ले लेता हूँ। मैं फिर वही करूँगा कि मैं P से लेकर Q तक, जो कि एक छोटी डिस्प्लेसमेंट होगी dx, पहले मैं ये देखूंगा कि P से लेकर Q तक ले जाने में, P से लेकर Q तक जाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको इंटीग्रेट कर डालूंगा। बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है? तो क्या करूंगा मैं, देखो, जो कि यहाँ से लेकर क्या दूरी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ ये x दूरी है, मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पहुँचा दूँ मैं, अनंत पे, इन्फिनिटी पहुँचा दूँ, ठीक है ना? क्या वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मैं ऑब्जेक्ट को फेंकूं और वो कहाँ पहुँच जाए, वो इन्फिनिटी पहुँच जाए। तो मैंने रैंडमली कहीं ऐसे 2 पॉइंट ले लिए, वो अर्थ सरफेस पे भी हो सकते हैं, मैंने बहुत ऊपर जाके ले लिए, ये पॉइंट दोनों अर्थ सरफेस पे वैसे हो सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ले आने में क्या वर्डन लगेगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर डालेंगे, ठीक है ना? तो क्या है कि
escape velocity is the minimum velocity within which a body must be projected vertically upward and do not come on the surface of earth, मतलब वो अर्थ सरफेस से वापस ना आए, ऐसी वेलोसिटी का कहा जाएगा escape velocity। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए। तो अब क्या करता हूँ, m जो है वो मास है, m जो है वो अर्थ का मास मान लेते हैं, m ही मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं, मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं, और जो छोटा m है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं जिस ऑब्जेक्ट को मैं फेंकने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा फिर रैंडमली कहीं छोटा सा पॉइंट पिक है ना, तो dx लेट ऑब्जेक्ट मूव p टू q, p से q पर गया, दैट इज dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या गया वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में गया। तो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा देयरफॉर स्मॉल वर्डन होगा, dw इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा f dx, बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आया। अब सर जी फोर्स क्या होगा उसका, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर गया, p से q पर गया, तो फोर्स क्या लगता है, फोर्स होता है g m1 m2, यहाँ पर m है ना, अपॉन में r स्क्वायर g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, बोले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दैट इज x का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, आया समझ में आ रहा बेटा। तो क्या है कि पहले देख लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ से यहाँ छोटी सी दूरी, वो दूरी यहाँ से यहाँ भी मैं मान सकता था, p से q यहाँ भी मान सकता छोटा दूरी, फिर उसके बाद मैं इन्फिनिटी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मान लेता हूँ। तो x दूरी पर जो फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से इसके ऊपर वो लग रहा होगा इतना, और यहाँ से यहाँ तक जो ले आने वर्डन लगेगा तो क्या होगा dw f dx हो जाएगा। फॉर टोटल वर्डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल्स टू dw इज इक्वल्स टू f dx। कहाँ से कहाँ तक अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अपन चाहते हैं अर्थ सरफेस से, कहाँ अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी पे चला जाए ना, तो कहाँ से लोअर लिमिट हो जाएगी r और अपर लिमिट क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे बेटा अपन इसको r से लेकर इन्फिनिटी तक, अपने को इन्फिनिटी भेजना है ना, सारे नियम वही फिर फटाफट जो अभी थोड़ी देर पहले करे थे। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स वो आ गया g m इंटीग्रेशन ऑफ r से लेकर इन्फिनिटी, और अंदर क्या रह जाएगा 1/x का स्क्वायर रह जाएगा, इंटू में dx रह जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा तो वर्क डन इज इक्वल्स टू g m और ये क्या हो जाएगा, जब ये जंप करके ऊपर जाएगा, जंप करके क्या होगा ये ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा इन x की पावर -2x इंटू में dx, ये r से लेकर बन जाएगा इन्फिनिटी, और अब क्या बन जाएगा अपर लिमिट वही सारी कहानी +1 -2 +1 ऐसा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, आ रहा बेटा समझ में। तो ये क्या हो जाएगा आपका g m ये हो जाएगा -1 नीचे आ जाएगा, x की पावर -1 यहाँ रह जाएगा, r से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये माइनस आगे जाएगा -g m और ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा, r से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्डन। अब बेटा क्या करो लिमिट्स अप्लाई कर दो, क्या कर दो इसमें लिमिट्स अप्लाई कर दो, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये चलता है ना, तो वर्क डन विल बिकम इक्वल्स टू -g m अपर लिमिट आ गया इन्फिनिटी 1/∞ माइनस लोअर लिमिट क्या आ गया, लोअर लिमिट आ गया r दैट इज 1/r, बोलो आया कि नहीं आया समझ में, आ रहा समझ में, दिख रहा साफ साफ, ठीक है। अब क्या करो इसको अंदर भेज दो, जब बेटा इसको अंदर भेज दो तो वर्डन आ जाएगा, जब ये क्वांटिटी अंदर जाएगी g m इन्फिनिटी से डिवाइड हो गई तो बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा ये 0, और फिर ये माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा g m अपॉन में क्या बन जाएगा ये r, क्या बन जाएगा बेटा ये r। तो मतलब इतना वर्डन लगेगा, मतलब इतना वर्डन लगेगा कि उस प्लैनेट का मास जैसे अर्थ का मास मल्टीप्लाई उस ऑब्जेक्ट का मास जिसको मैं फेंकना चाहता हूँ इन्फिनिटी पर, अपॉन में वो r दूरी, तो पता चल जाएगा कि कितना वर्डन लगने वाला है, ताकि वो उसको वहाँ से वहाँ रख दिया जाए। इसे नोट कर लीजिए, भी रह रहा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बेटा देखो वर्क डन थोड़ी निकालना था मुझे तो निकालना है वेलोसिटी क्या होगी। हाँ लेकिन इतना जरूर मेरे को आइडिया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से मुझे इतना पता है, जितना वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से आने ले आने के लिए उतनी एनर्जी होगी, बोलो हाँ या ना, क्योंकि वर्क तो एनर्जी के बराबर होता है। देयरफॉर जो वर्क डन करूंगा वही तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बोलो हाँ या ना, वही तो काइनेटिक एनर्जी बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब देखो वर्क डन इतना करना पड़ा, कितना, दैट इज g m अपॉन में r, ये वर्क डन करना पड़ा, और उसकी फिर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट इज 1/2 मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ mv स्क्वायर होता है ना, mv स्क्वायर।
ये मास से वो मास कट गया, क्योंकि इसी मास को तो मैं ऊपर लेके जा रहा था, तो इसी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। बोलो हाँ या ना। अब ये क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया 2 यहाँ चला जाएगा, दैट इज 2gm अपॉन में r, दैट इज ve का स्क्वायर हो गया। और फिर देखिए ve क्या बन जाएगा, ve बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2gm अपॉन में r बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। फिर याद करो, मैंने थोड़ा समझा रखा है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता था, वो होता था gm अपॉन में r का स्क्वायर, बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो अगर मैं gm निकालूं तो gm क्या हो जाएगा, दैट इज gr का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना बेटा। अब इस gm की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते तो बोला एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, gr का स्क्वायर 2gr का स्क्वायर, और नीचे भी r से एक बार का r मर जाएगा, वेलोसिटी ये हो जाएगा अंडर द रूट 2gr। और ये सारी वैल्यू तो अपने को पता है 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ पता है। जब सारी वैल्यू डालोगे तो आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अलग अलग प्लैनेट्स का, अलग अलग जो प्लैनेट है उनके एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है। अगर मैं मून की बात करूं तो मून की एस्केप वेलोसिटी लगभग 2.6 किलोमीटर पर सेकंड के करीब है। अगर मैं बात करूं मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी की लगभग वेलोसिटी 4 करीब है, 4 किलोमीटर पर सेकंड के करीब है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन स्टार की, न्यूट्रॉन स्टार की बहुत भयंकर एस्केप वेलोसिटी है। न्यूट्रॉन स्टार की बहुत भयंकर वेलोसिटी है, क्या है 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, इतनी है। मतलब 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके वो हो सकता है कि उस सरफेस से जाए, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको आगे करेंगे, और इसके जो वीडियो लेक्चर होंगे, जो बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, वो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है बेटा। आप भी पढ़ते रहिए, बाय बच्चों।